Hi everyone, welcome back to PWIIT JAM and CSIR NET. I hope you all are doing great and practicing well because अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत पास आ गया है एंड हमारा सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के बाद. सो लास्ट सेशन में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था एंड उसकी सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि अगर मल्टीपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को अगर हम सुपरपोज करवाएं तो हमें रिजल्टेंट जो पैटर्न है वो कैसा दिखेगा वो हमने पढ़ा था. एंड आज हम देखेंगे डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में. तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन तो देखा एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन विद सम कंडीशंस जो हम फोर्स के थ्रू अप्लाई करते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंड उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए. इस तरीके से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन किया था. तो आज हम डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में कि डैम्प्ड ऑसिलेशन होता क्या है. अब डैम्पिंग किस केस में आती है, तो जो हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन वो बहुत ज़्यादा आइडियल केस था, बट रियल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे होते हैं हमारे सिस्टम पे. कभी कभी हम पर्पसली भी करते हैं. अगर हमारा कोई सिस्टम है, हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है और वो ऑयल के किसी कंटेनर में है, तो उसमें हमारे पास विस्कस फोर्सेस प्रेजेंट होंगे. तो जब हम उन फोर्सेस को अकाउंट में लेते हैं तब हमारे ऑसिलेटर का क्या मोशन रहता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो हम पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में. सो डैम्पिंग के केस में हमारे पास अब दो फोर्सेस एक्शन में होंगे. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिर्फ हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स था, बट अब डैम्पिंग के केस में एक और फोर्स ऐड हो जाएगा और वो कौन सा होगा. इस केस में अब हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है. रिस्टोरिंग फोर्स तो एक है रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या था, F इक्वल्स माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स. अब हमारे पास एक और क्या है, फ्रिक्शन की वजह से. तो वो होता है, अगर हम डैम्पिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम डैम्पिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के. तो यहाँ से अगर हम इसको बस डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे माइनस के वी, बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मोशन को अपोज करती है, दैट्स वाई नेगेटिव है. रेजिस्टिव फोर्स है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन हो गई. तो अब इस केस में हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी, दैट F इक्वल्स m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स माइनस के एक्स माइनस के वी, वेलोसिटी क्या है, डी एक्स बाई डी टी. अभी हम सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बात कर रहे हैं. जब हमारा जो मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो अब हमें बस क्या करना होगा, हमें बस इस इक्वेशन के साथ खेलना होगा और यहीं से हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एंड उसके बाद हम वेलोसिटी की इक्वेशन देखेंगे. एंड यही दो मेन इक्वेशंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो ऑसिलेटर है, जो पार्टिकल है, वो कैसे बिहेव करेगा. अब यहाँ पर जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ पार्टिकल या फिर ऑसिलेटर, ये मान लो हमारे पास अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो ब्लॉक है दैट इज़ योर ऑसिलेटर या फिर वो हमारा पार्टिकल है. मैं इस रेफरेंस में बात कर रही हूँ. ऑल राइट, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस पी डी वी बाय डी टी. यस, ओ यहाँ पर p आएगा, के हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट है. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स. एम से हम डिवाइड भी कर देते हैं साथ साथ. सो यहाँ पर है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस पी बाय एम डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स 0. एंड यहाँ पर x है, गलती से v आ गया. ओके, अब ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है.
अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये तो सिंपल केस है, ये हमारे पास सिर्फ होमोजीनियस है। अब इसके बाद जब हम फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, वहां पर नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये वाला केस तो सिंपल है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो यूनिट है मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जब हम सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, हम हिट एंड ट्रायल से सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। वो क्या सॉल्यूशन लेकर चलते हैं कि लेट y बी इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल mx, हम इस तरीके का एक सॉल्यूशन मान के चलते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं, राइट। अब जब सॉल्व करते हैं तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलती है। ऑक्सिलरी कब मिलती है, जब हम इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में जो हमें लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करते हैं। अब पुट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम सॉल्यूशन का जो हमने लेट किया है उसका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं, पुट करते हैं, फिर हमें ऑक्सिलरी मिलती है। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी क्या, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। सो एम स्क्वायर प्लस, उससे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, इसे हम मान लेते हैं गामा और इसे हम मान लेते हैं ओमेगा नो। ओके, सो ये मैंने उल्टा लिख दिया। सो ये है हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड ये है गामा। अब गामा यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट। अब जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी वो हमें गामा बताएगा कि कितनी अमाउंट की है, ज़्यादा डैम्पिंग है कि कम डैम्पिंग है, वो गामा उस चीज़ का ध्यान रखेगा। एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें पता ही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओके, तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे थे, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी। सो बिकॉज हमने यहाँ पर m को कांस्टेंट लिया है तो हम m के टर्म्स में ही लिख देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो m स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x प्लस गामा dx बाई dt है गामा m इक्वल्स 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, इसे हम लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस गामा m प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पर x नहीं आएगा, यस, इक्वल 0। तो ये है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन, ये हमारी एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छे से आता है, कैसे करेंगे, बस वही करना है। सो हमारे पास इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस गामा m प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल 0। ये है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, बिकॉज जो m की वैल्यूज होंगी वही हमारा रूट्स है, वही हमारे रूट्स है। बिकॉज रिमेंबर हमने क्या सोल्यूशन लेके लेट किया था, हमने कहा था लेट y, या फिर अगर हम x और t की टर्म्स में बात कर रहे हैं, लेट x इक्वल्स a एक्सपोनेंशियल mt। अगर हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हमने ये लेके चला था। तो अभी हमें m की वैल्यूज चाहिए, वो हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से मिलेंगी। ओके, सो b इक्वल्स माइनस, सॉरी, हम रूट्स जब निकालते हैं तो हम की वैल्यू हमें चाहिए, तो m इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यही फॉर्मूला यूज करते हैं रूट्स निकालते टाइम। तो इस केस में b क्या है, गामा। सो m की वैल्यूज आएंगी माइनस गामा प्लस माइनस b स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस 4ac, a1 है, c ओमेगा नोट स्क्वायर है, माइनस 4 ओमेगा नोट स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय 2a, यहाँ पर है 2। तो हमारे पास दो वैल्यूज क्या क्या आई हैं, वो है, एक तो है माइनस गामा बाय 2 प्लस, अगर मैं ये जो 2 है इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, तो एक रूट मेरे पास ये है, m1 कह देते हैं, एंड m2। दूसरा रूट क्या है, माइनस गामा बाय 2 माइनस गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। तो ये दो रूट्स आए हैं हमारे पास।
अब जब हमें m1 और m2 की वैल्यूज पता चल जाए तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? जनरल सॉल्यूशन, यहां से अब जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x की क्या वैल्यू आ जाएगी? a1 एक्सपोनेंशियल m1t प्लस a2 एक्सपोनेंशियल m2t। m1 और m2 क्या है? ये m1 है और ये m2 है। अब देखो, जो हमारे पार्टिकल का या ऑसिलेटर का जो मोशन है वो यही इक्वेशन बताएगी, ये वाली इक्वेशन, दिस वन, x इक्वल्स दिस, यही इक्वेशन हमें बताएगी कि किस टाइम पे मेरा जो ऑसिलेटर है वो कौन सी पोजीशन पे है, राइट? अब देखो, ये इक्वेशन तब बताएगी हमारे पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम पे जब हमें m1 और m2 का अच्छे से वैल्यू पता है। m1 और m2 ये है तो सही, लेकिन m1 और m2 डिपेंडेंट है किस पे? गामा पे और ओमेगा नोट पे। गामा क्या था? डैम्पिंग का जो फैक्टर था, डैम्पिंग फैक्टर कह लो। ओमेगा नोट क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नोट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हमारे ऑसिलेटर की in the absence of damping force, right? Okay. अब डिपेंड करता है हमारे m1 और m2 की वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है? हमारा कितना डैम्पिंग फोर्स लग रहा है हमारे सिस्टम पे। मतलब अगर डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होगा, इन दोनों वैल्यूज को देखो, अगर डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होगा, या तो हम इसको गामा, इस टर्म को देख लो या तो आप, बिकॉज यहाँ से ज़्यादा इजी तरीके से आपको क्लियर हो पाएगी पिक्चर। अगर मैं ये वाला फैक्टर देखूँ, गामा स्क्वायर -4 ओमेगा नोट स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा केस जिसमें मेरे गामा की वैल्यू बड़ी है ओमेगा नोट से, मतलब डैम्पिंग ज़्यादा है, गामा ज़्यादा मतलब डैम्पिंग ज़्यादा है, उस केस में ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब इमेजिनरी नहीं है, रियल वैल्यू है हमारे कांस्टेंट्स की, m1 और m2 की। अब रियल वैल्यूज होंगी, इसका मतलब क्या होगा? मेरा जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी नहीं होगा, नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसी तरीके से अगर मेरे गामा की वैल्यू 4, गामा लेस देन ओमेगा नोट, अगर गामा की वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, नॉट इमेजिनरी, हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, बिकॉज अगर ये वैल्यू इमेजिनरी होगी, हमारे पास रियल पार्ट भी है, हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। m1 और m2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे बिकॉज -γ/2 रियल पार्ट दोनों का सेम है एंड यहाँ पर बस साइन का फर्क है, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं तब हमारे पास जो मोशन होगा, जब हम रूट्स प्लग करेंगे m1 और m2 का, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्व किया था, जब हमारे पास दो रूट्स होते हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर होते हैं, हमारा जो सोल्यूशन आता है वो क्या होता है? a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी इंटू एक्सपोनेंशियल अल्फा x, यही होता था, इसी तरीके का होता था। तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो जब सबसे पहले हम लार्ज डैम्पिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं बिकॉज इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये बस आपको बड़ी पिक्चर थोड़ी समझ आ जाए कि हम एक्चुअल में करेंगे क्या, उसके लिए बताया था कि गामा और ओमेगा नोट की वैल्यूज पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, हमारा मोशन किस तरीके का होगा। तो अब हम पहला केस लेकर चलेंगे। ओके, अब हम पहला केस लेकर चलेंगे लार्ज डैम्पिंग का। लार्ज डैम्पिंग, लार्ज डैम्पिंग में क्या होगा? गामा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट। गामा हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है। ओके, हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी? एक्स की, डिस्प्लेसमेंट की, a1 एक्सपोनेंशियल m1t प्लस a2 एक्सपोनेंशियल m2t। अब m1 और m2 की वैल्यूज क्या थी? x इक्वल्स a1 एक्सपोनेंशियल m1 की वैल्यू क्या थी? सो m1 की वैल्यू थी -γ/2 प्लस γ² / 4 माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, -γ/2
प्लस गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, यहाँ पर टी भी है, प्लस A2 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट टाइम। ठीक है, ये तो है हमारी डिस्प्लेसमेंट किसकी टर्म्स में, टाइम की टर्म्स में, एंड दूसरे जो कॉन्स्टेंट्स है, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है, ओमेगा नॉट स्क्वायर है। अब ये तो हमारी कोई पॉजिटिव वैल्यू ही है, बिकॉज गामा की वैल्यू बड़ी है, इसको हम एक कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं, लेट्स से इसे हम क्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर भी सिमिलरली अगर ये गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ये यहाँ पर भी इसे हम क्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, इधर लिख लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हाफ। तो हमारे पास क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, A1 एक्सपोनेंशियल, अभी हमें A1 और A2 की वैल्यूज नहीं पता, वो हम निकालेंगे, माइनस गामा बाय 2 प्लस Q T प्लस A2 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 माइनस Q T टाइम। या तो ये है हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। यहीं से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, तो पहले हम x लिख लेते हैं, क्या है, A1 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 प्लस Q T प्लस A2 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 माइनस Q T। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, dx बाई dt, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये जो टर्म है ये आगे आ जाएगी, माइनस गामा बाई 2 प्लस Q A1 एक्सपोनेंशियल, ये टर्म एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाई 2 प्लस Q T प्लस A2, एंड ये टर्म वापस आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, गामा बाई 2 प्लस Q, बिकॉज दोनों का नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव बाहर निकाला है, बस यहाँ पर नेगेटिव आ गया, A2 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाई 2 माइनस Q T। ठीक है, ये आई है हमारी वेलोसिटी किसकी टर्म्स में, टाइम एंड दीज कॉन्स्टेंट्स गामा एंड ओमेगा नॉट, इनकी इसकी टर्म्स में। अब देखो, हमें अगर ऑसिलेटर का मोशन बताना है, उसका बिहेवियर बताना है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को देखना होगा, अच्छे से डिटेलिंग में देखना होगा। अब उसके लिए हमें इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी चाहिए, जो A1 है, A2 है। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब हम इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे। अगर हमें पता होगा इनिशियली हमारे ऑसिलेटर का बिहेवियर कैसा था, कि वो फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया तब वो किस पोजीशन पे था, तो हम लेकर चलते हैं। हम इनिशियल कंडीशन क्या पुट करेंगे, हम इनिशियल कंडीशन लेंगे कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, कि अगर मेरा ऑसिलेटर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, अपनी मीन पोजीशन पे ही था, उस केस में क्या होगा, एट t इक्वल्स टू 0 x नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड dx बाई dt इज इक्वल्स टू v नॉट। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 हम इसको थोड़ा सा किक दे रहे हैं ताकि ये अपना ऑसिलेशन में आ जाए, और फिर हम इसका बिहेवियर देखेंगे डैम्पिंग फोर्स की प्रेजेंस में। ठीक है, अब बस अगर हम ये इनिशियल कंडीशन प्लग करें, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट में प्लग करते हैं। तो एट t इक्वल्स टू 0 x नॉट इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, इस साइड क्या आ जाएगा, अगर t 0 है एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0 इट विल गिव यू 1, यहाँ से आ जाएगा A1 प्लस A2। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि A1 इज इक्वल्स टू माइनस A2। ठीक है, एक कंडीशन पता चल गई जिससे हमें A1 और A2 का रिलेशन पता चल गया। दूसरी कंडीशन पुट करें एट t इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, एट t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, तो माइनस गामा बाय 2 प्लस Q A1 एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0 1 अगेन, यहाँ से बस ये वाली टर्म आ जाएगी, माइनस गामा बाय 2
प्लस क्यू A2। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू प्लग कर देंगे, कौन सी, कि A1 इक्वल्स टू माइनस A2। इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है, ये जीरो नहीं है, यहाँ V नोट आएगा। सो अगर हमने ये वैल्यूज प्लग कर दी और अगर हमें इसे और सिंप्लीफाई करें थोड़ा, तो हमें क्या मिल जाएगा, सो वी विल गेट दैट V नोट इज इक्वल टू माइनस गामा बाय 2 प्लस Q, यहाँ पर A1 था, प्लस या बिकॉज अगर मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ कि A2 इज इक्वल्स टू माइनस A1, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस दिस क्वांटिटी ये प्लस में ही था, गामा बाय 2 प्लस Q इंटू A1। ठीक है, यहाँ से हमें चाहिए किसकी वैल्यू, A1 की वैल्यू। सो माइनस गामा बाय 2 प्लस Q प्लस गामा बाय 2 प्लस Q इंटू A1। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, V नोट इज इक्वल्स टू 2Q A1। A1 की वैल्यू आ गई V नोट बाय 2Q। सिमिलरली A2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस V नोट बाय 2Q, बिकॉज A1 इज इक्वल्स टू माइनस A2 था। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज मिल गई, A1 की एंड A2 की। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज प्लग कर देंगे डिस्प्लेसमेंट में। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x क्या था हमारा, सो इट वाज A1 एक्सपोनेंशियल, नेक्स्ट पे कर लेते हैं, चलो, A1 एक्सपोनेंशियल दिस, A2 एक्सपोनेंशियल दैट। ओके, सो x था हमारा A1 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 प्लस QT। देखो वैसे तो ये पूरा थोड़ा डेरिवेशन की टर्म्स में है, पूरा डेरिवेशन ही चलेगा आज के लेक्चर में, बट ये करना ज़रूरी है। ऑल्दो एग्जाम्स में ये नहीं आता है इनका डेरिवेशन ऑफ कोर्स, बट जिस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो अप्रोच यही रहती है कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, इक्वेशन इन द सेंस आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगा किसी भी सिस्टम का, कि अगर ये सिस्टम है उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरीके का है, तो आपको वेलोसिटी बतानी है या कुछ इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके दूसरे पैरामीटर्स निकालने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने किया है, और अगर आप पूरा डेरिवेशन देखोगे आपको माइंड में रिटेन भी रहेगा कि ये कैसे आया था, माइनस गामा बाय 2 माइनस Q इंटू T। ओके, A1 की वैल्यू क्या आई थी, V नोट बाय 2Q, यस, V नोट बाय 2Q एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 प्लस Q T प्लस A2 की आई थी नेगेटिव में, V नोट बाय 2Q एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 माइनस QT। ठीक है, देखो अब हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो V नोट बाय 2Q अगर हम कॉमन ले लें और साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 कॉमन ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल QT माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस QT। ठीक है, या V नोट बाय 2 बाहर है, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 भी बाहर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस 2 को इसके नीचे ले जाऊं, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसका एक्सप्रेशन है, सो x इज इक्वल्स टू V नोट बाय Q एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक QT, साइन हाइपरबोलिक QT, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो ऑसिलेटर है वो ऐसा मोशन फॉलो करेगा। अभी हम इस पे आएंगे, पहले हम वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं बिकॉज हमने वेलोसिटी की भी बात की थी। ओके, सो वेलोसिटी क्या आई थी, इट वाज माइनस गामा बाय 2 प्लस Q A1 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 प्लस Q इंटू T माइनस A2 इंटू गामा बाय 2 प्लस Q एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 माइनस Q इंटू T। यही थी वेलोसिटी की वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं। सो वेलोसिटी थी हमारी माइनस गामा बाय 2 प्लस Q, या यही थी। अब उस एक्सप्रेशन में हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, A1 एंड A2 की, इसकी एंड इसकी।
ओके, तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी, माइनस गामा बाय 2 प्लस क्यू इंटू A1 क्या था, V0 बाय 2Q एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 प्लस क्यू इंटू टाइम। A2 की वैल्यू नेगेटिव थी, प्लस हो जाएगा, प्लस V0 बाय 2Q एंड गामा बाय 2 प्लस Q एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 माइनस Q इंटू टी। ठीक है, अब इससे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं ये किस एक्सप्रेशन में रिड्यूस होता है। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा साइन हाइपरबोलिक में आया और एक्सपोनेंशियल में आया। ऑलराइट, यहाँ से हम क्या कॉमन लें, सो V0 बाय 2Q कॉमन लेते हैं, V0 बाय 2Q एंड एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2t। अगर हम ये कॉमन लें, यहाँ पर t भी आएगा इंटू टी। ठीक है, अगर हम ये कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा, सो V0 बाय 2Q एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2 माइनस गामा बाय 2 प्लस Q इंटू एक्सपोनेंशियल QT। ठीक है, राइट हैंड साइड से क्या आ जाएगा, गामा बाय 2 प्लस Q एक्सपोनेंशियल QT माइनस QT इट विल बी। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो 2Q को हम अंदर ले जाते हैं एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सो ओके पहले 2Q बाहर ही रखते हैं, एक टाइम पे एक ही स्टेप करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस गामा बाय 2 एक्सपोनेंशियल QT प्लस गामा बाय 2 एक्सपोनेंशियल माइनस QT प्लस Q एक्सपोनेंशियल QT प्लस Q एक्सपोनेंशियल माइनस QT। ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ यहाँ से रिड्यूस होके साइन हाइपरबॉलिक एंड कोसाइन हाइपरबॉलिक की टर्म्स में आएगा, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। सो V0 बाय 2Q जो है, 2Q को हम अंदर ले जाते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, V0 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2 इंटू, अगर मैं 2Q अंदर लेके जाऊंगी, माइनस गामा बाय 2Q इंटू एक्सपोनेंशियल QT प्लस का था, ये माइनस का था एंड ये प्लस का है, तो माइनस एक्सपोनेंशियल QT, या ये वाला माइनस का है तो हम बाहर प्लस ले लेते हैं, ये माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस QT डिवाइड बाय 2। एक ये चीज़ है और दूसरी क्या है, Q कॉमन लेके डिवाइड बाय 2Q, तो 1/2 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल QT, हाँ ओके, प्लस एक्सपोनेंशियल QT प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस QT डिवाइड बाय 2। ये है पूरा एक्सप्रेशन किसका, वेलोसिटी का, dx बाय dt का। तो यहाँ से हमें दिख रहा है V0 माइनस गामा t बाय 2 माइनस गामा t बाय 2 गामा बाय 2Q एंड इसमें हम माइनस बाहर ले लेते हैं बिकॉज हमें चाहिए क्या, अगर मैं माइनस बाहर ले लूँगी हमें यहाँ पर मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक QT, बिकॉज क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल QT माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस QT बाय 2। सिमिलरली ये तो हमें दिख रहा है, ये क्या है, कोसाइन हाइपरबोलिक QT। अब देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, साइन हाइपरबोलिक QT प्लस कोसाइन हाइपरबोलिक QT मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल वाली टर्म माइनस गामा t बाय 2। सिमिलरली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट आई थी हमारे पास V0 बाय Q, यहीं पर देखते हैं इसे। दो टर्म्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, एक तो है एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2, दूसरी है साइन हाइपरबोलिक QT। तो अगर मुझे मेरे ऑसिलेटर का मोशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि किस टाइम पे कहाँ पर है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो यही इसी एक्सप्रेशन से पता चलेगी। अब वो किस पे डिपेंड करती है, साइन हाइपरबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो जब यहीं पर ड्रॉ करते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, इधर 0 है,
किस टाइप का मोशन होगा, तो हम t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं। जब t इक्वल्स टू 0 होगा उस टाइम पे कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, एक्सपोनेंशियल का या साइन हाइपरबोलिक का। तो जब t की वैल्यू 0 होगी, जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो तो यूनिटी के अराउंड ही रहेगी, है ना। जब t मेरा 0 होगा तो जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो यूनिटी के अराउंड रहेगी, ठीक है। तो जो साइन हाइपरबोलिक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, स्टार्टिंग में जब टाइम की वैल्यू छोटी है उस केस में साइन हाइपरबोलिक के अकॉर्डिंग कर्व बढ़ेगा। मतलब हम कैसे जाएंगे, इस तरीके से। अब कुछ टाइम के बाद जब मेरा टाइम की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ये वाला जो टर्म है ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब जब एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा उस टाइम पे मेरा डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद फिर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म की वजह से ऐसे हो जाएगा। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। किस केस में, डैम्प्ड ऑसिलेशन में। लेकिन किस केस में, जब डैम्पिंग ज्यादा होती है, ओवर डैम्पिंग के केस में। ये किस पॉइंट पे हुआ है, ये टी नोट है। किस पॉइंट पे डीके होना स्टार्ट हुआ है, वो कौन सा पॉइंट है, जब वेलोसिटी 0 हो रही है। मतलब इसे हम दूसरे पेज पे करते हैं, तो जब यहीं पे कर लेते हैं, चलो। तो व्हेन dx by dt इज 0, और जब dx by dt 0 होगा, dx by dt हमारा क्या आया था, ये वैल्यू आई थी। सो dx by dt 0 कब होगा, जब ये वैल्यू, ओके ये तो नेगेटिव है, ये टर्म हट जाएगी, गामा बाय 2q साइन हाइपरबोलिक qt इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक qt, ठीक है। यस, तो टैन हाइपरबोलिक, यहाँ पे हम टी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। टैन हाइपरबोलिक qt नोट इज इक्वल टू 2q बाय गामा। तो वो वाला टाइम जो टर्निंग पॉइंट है जहां से डी के शुरू हो रहा है, वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस टाइम की वैल्यू जो कि टी नोट है। तो टैन हाइपरबोलिक क्यू टी नोट इज इक्वल्स टू 2q बाय गामा, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ को देखते हैं। इस कर्व में देखो x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं रही, मतलब ऑसिलेशन नहीं हो रहा, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही प्रिडिक्ट किया था कि नॉन ऑसिलेटरी होगा। जो हमारा सॉल्यूशन आया था, जो हमारी रूट्स आई थी m1 और m2 की वैल्यूज आई थी, उसको देख के हमने कहा था कि अगर मेरी डैम्पिंग ज़्यादा होगी, अगर गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मोशन नॉन ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। अब हम एक दूसरा केस देखेंगे। यस, अब हम दूसरा केस देखेंगे जब गामा की वैल्यू इक्वल होगी 2 ओमेगा नोट की, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो 3 केसेस होते हैं हमारे पास। हमने लार्ज डैम्पिंग का केस तो देख लिया, अब हम क्रिटिकल डैम्पिंग देखेंगे। क्रिटिकल डैम्पिंग में गामा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 ओमेगा नोट, जब डैम्पिंग और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो ये स्पेशल केस है हेविली डैम्प्ड मोशन का, स्पेशल केस ऑफ हेविली डैम्प्ड मोशन। अभी अभी हमने हेविली डैम्प्ड ही देखा है, जिस केस में गामा की वैल्यू ज़्यादा होती थी। अब इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का बिहेवियर कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। एंड बिफोर दैट हमने जो Q की वैल्यू प्लग की थी, जो हमने कहा था कि अगर मेरा गामा बड़ा होगा ओमेगा नोट से, तो कुछ वैल्यू थी ना जो रिपीट हो रही थी, उसको हमने कहा था कि यहाँ से तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, तो हमने उसको Q के इक्वल रख दिया था। वो Q कांस्टेंट था, राइट। और वो किसकी टर्म्स में था, गामा और ओमेगा नोट की टर्म्स में था। Q था क्या वैसे, सो Q था हमारे पास, इट वॉज गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर टू दी पावर हाफ। यही वैल्यू थी, हम चेक भी कर सकते हैं Q की वैल्यू क्या थी। हमने यस गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर टू दी पावर हाफ, इसको हमने Q के इक्वल रखा था, ठीक है। अब अगर गामा इज इक्वल टू 2 ओमेगा नोट,
इस स्पेशल केस में Q की वैल्यू क्या होगी? सो 4 गामा इज इक्वल टू 2 ओमेगा नोट। 2 ओमेगा नोट अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ रही है? 0। Q की वैल्यू 0 आ गई। सिंप्लीफाई हो गया हमारा इक्वेशन। देखो वैसे तो हम एक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यू आई थी वहीं पे हम Q की वैल्यू 0 पुट कर दें, लेकिन इस केस में अगर हम इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा। वो हम अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपको ओवरकम ना करना पड़े, हम एक इजी तरीके से कर लेते हैं इसे। तो वो कैसे? जब हमारी जो लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की थी वहाँ से जो m1 और m2 की वैल्यूज़ आई थी, m1 और m2 की वैल्यू क्या आई थी? सो एक तो थी माइनस गामा बाय 2 प्लस गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, एक वैल्यू ये थी। एंड दूसरी वैल्यू क्या थी? माइनस गामा बाय 2 माइनस गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आई थी m1 और m2 की, और फिर हमने सोल्यूशन लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल होगा a1 एक्सपोनेंशियल m1x m1t प्लस a2 एक्सपोनेंशियल m2t। हमने यहीं से लिखा था सोल्यूशन। अब इस केस में देखो, बिकॉज ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हम क्या केस लेकर चल रहे हैं कि जब गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ओमेगा नोट, जब दोनों इक्वल होंगे क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में ये जो टर्म है Q ये 0 हो जाएगी। तो हमें m1 और m2 की क्या वैल्यूज मिलेंगी? दोनों की सेम वैल्यूज आ रही हैं, और वो क्या है? माइनस गामा बाय 2। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था हमने जब, और उसमें हमने 4 स्पेशल केसेस किए थे डिपेंडिंग ऑन द m1 और m2 की वैल्यूज पे, ठीक है। तो जब m1 और m2 की वैल्यू डिफरेंट थी और रियल थी, उस केस में सॉल्यूशन क्या था? a1 एक्सपोनेंशियल m1x प्लस a2 एक्सपोनेंशियल m2x। दूसरा केस क्या था? जब m1 और m2 की वैल्यू सेम है एंड रियल है, जो कि हमारा केस है, सेम है एंड रियल है। इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या था? हमने जनरल सॉल्यूशन दिया था कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एक्सपोनेंशियल mx। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन व्हेन m1 इज इक्वल्स टू m2। अब हमारे केस में क्या हो जाएगा? हमारे केस में हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगी? वो m जो है वो वैल्यू है उसकी माइनस गामा बाय 2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगी? b प्लस सी टी। बी और सी कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, बिकॉज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो इधर x और टाइम आ जाएगा, और जो जनरल हमने लिखा है वो x और y की टर्म्स में लिखा है। एक्सपोनेंशियल m क्या है? माइनस गामा बाय 2 t। ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट। अभी भी हमें b और c की वैल्यू नहीं पता है। ऑफ कोर्स अभी तो कैसे पता होगी? उसकी वैल्यू हमें कब पता चलेगी? जब हम इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे, ठीक है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। सो x की वैल्यू है b प्लस सी टी एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2t, ठीक है। अब मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए वो हो जाएगी dx बाय dt। अब मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो b प्लस सी टी एज इट इज हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस टर्म को, माइनस गामा बाय 2 आगे आ जाएगा, सो एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2t प्लस अगर मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करूं तो c आ जाएगा, c एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2t माइनस गामा बाय 2t, ठीक है। अब वेलोसिटी भी पता चल गई। अब हम अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन। तो जैसे हमने लार्ज डैम्पिंग के केस में किया था कि हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? हम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे थे, है ना। कि मान लो अगर मेरा जो ऑसिलेटर है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और सडनली कुछ फोर्स आता है जिसकी वजह से उसका मोशन शुरू होता है, इम्पल्स हमने कहा था। तो उस केस में
अगर हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या होंगी इनिशियल कंडीशन कि एट t इक्वल्स टू 0 x इज 0 एंड हम कुछ इम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी होगी उसकी. सो इनिशियल वेलोसिटी इज v नोट. किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? एट t इक्वल्स टू 0 की, राइट. ओके, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन में प्लग करो, लेफ्ट हैंड साइड 0. सो t अगर 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी. b एक्सपोनेंशियल 1, मतलब b की वैल्यू 0 आ गई. अगर b की वैल्यू 0 है, ठीक है, एक चीज़ तो हमें पता चल गई. हम दूसरी कंडीशन भी पुट कर लेते हैं एक बार जल्दी से. तो एट t इक्वल्स टू 0 v नॉट इज द वेलोसिटी. इस इक्वेशन में पुट करते हैं एंड v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस गामा बाय 2 इंटू बी प्लस सी टी. टी 0 है, यहाँ पर b आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2t प्लस c एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर 1 हो जाएगा बिकॉज t इक्वल्स टू 0 की हम बात कर रहे हैं. और अब हमें पता है कि b की वैल्यू 0 है. अगर b की वैल्यू 0 है और मैं यहाँ पर पुट करूँगी, मुझे क्या मिल जाएगा? दैट c इज इक्वल टू v नोट. अब मुझे b भी पता चल गया, c भी पता चल गया. इन दोनों की वैल्यूज अगर हम प्लग कर देंगे, हमें मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यू. और वो क्या आ जाएगी? सो डिस्प्लेसमेंट था b की वैल्यू 0, यहीं से लिख देते हैं. सो अगर b 0 है, c की वैल्यू है v नोट, तो x आ जाएगा v नोट t एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2. ठीक है. सिमिलरली dx बाई dt क्या आ जाएगा? dx बाई dt ये आया था, b 0 है एंड c v नोट है, राइट. माइनस गामा बाय 2 v नोट t एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2t प्लस v नोट एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2. ठीक है. अब क्या बच गया? इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो v नोट एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा? 1 माइनस गामा बाय 2. यस, 1 माइनस गामा बाय 2 v नोट t. तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की वैल्यूज मिल गई इस इनिशियल कंडीशंस के केस में. अब हमें इसका पैटर्न देखना है कि ये जो पैटर्न क्या फॉलो करेगा. वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने v नोट एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कॉमन ली है, टाइम को कॉमन नहीं लिया है, और फर्स्ट टर्म में टाइम भी है, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस गामा t बाय 2. अब हमें इन दोनों को देखना है, x और v को, और हम बिहेवियर देखेंगे ऑसिलेटर का. तो ऑसिलेटर का क्या बिहेवियर होगा वो हमें इस स्टेटमेंट से पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आई थी? v नोट एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2. v नोट t था इधर. ठीक है. जैसे हमने लार्ज डैम्पिंग के केस में देखा था, वैसे ही हम अब क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में भी इस मोशन को स्टडी करते हैं. तो हमारे पास प्लॉट है, इधर है डिस्प्लेसमेंट x और इधर है टाइम, एंड ये है ओरिजिन 0. ठीक है. तो जब t इक्वल्स टू 0 है, एट t इक्वल्स टू 0, तब तो x की वैल्यू 0 है, तो स्टार्ट होगा यहाँ से. ठीक है. अब उसके बाद जब टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा, जब मेरे टाइम की वैल्यू 0 के पास है, तो जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो तो यूनिटी रहेगी. जब t की वैल्यू 0 के पास है, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं. तो जो मेरा बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? बिकॉज t के प्रोपोर्शनल भी है मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा जो मोशन होगा वो लीनियर होगा, कुछ पॉइंट तक लीनियर होगा. उसके बाद जब टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी कंट्रीब्यूट करेगी, फिर होगा एक्सपोनेंशियल डी के शुरू. अब हो जाएगा मेरा एक्सपोनेंशियल डी के शुरू, तो ये ऐसे इवेंचुअली 0 पे आ जाएगा. ठीक है. अब जिस पॉइंट पे
जिस पॉइंट पे डीके होना शुरू हुआ है वो पॉइंट कौन सा होगा जब मेरी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो वेलोसिटी 0 कब होगी, dx by dt इक्वल्स टू 0, ये कब होगा, हमारे पास dx by dt की ये वैल्यू थी और अगर हम इसको 0 के इक्वल, ओके हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो जब मैं इसको इक्वल पुट करूँगी 0 के, यहीं पर देखते हैं, सो dx by dt इज इक्वल्स टू 0, इस केस में क्या हो जाएगा, सो 1 माइनस गामा टी नोट बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से मुझे टी नोट की वैल्यू मिल जाएगी। तो टी नोट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 बाय गामा इक्वल्स टी नोट, टी नोट इज इक्वल्स टू 2 बाय गामा, बिकॉज अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगी 2 बाय गामा, या राइट। सो इस पॉइंट के बाद हमारा डीके शुरू होगा, इससे पहले कैसा बिहेवियर रहेगा, लीनियर बिहेवियर, लीनियरली चेंज होगा। ठीक है, ये तो था क्रिटिकल डैम्पिंग का केस। क्रिटिकल डैम्पिंग से क्वेश्चन आ जाता है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे, वो हम प्रैक्टिस सेशन में ही करेंगे, अभी अपने बेसिक्स क्लियर कर लो कि ये होता है। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल डैम्पिंग की। स्मॉल डैम्पिंग हमने दो केसेस देखे हैं, लार्ज डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग। अब स्मॉल डैम्पिंग के केस में क्या होगा, स्मॉल डैम्पिंग मतलब जो गामा की वैल्यू है वो छोटी है ओमेगा नॉट से। जब मेरा डैम्पिंग फोर्स बहुत ही कम होगा उस केस में क्या मोशन होगा मेरे ऑसिलेटर का, हमें ये बताना है। तो हमने स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था डिफरेंट वैल्यूज ऑफ M1 M2 के लिए, कि हमने क्या कहा था, अगर M1 और M2 की वैल्यूज अगर पॉजिटिव होंगी, वो लार्ज डैम्पिंग का केस था, तब मेरा मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। क्रिटिकल का भी हमने केस देख लिया, उसमें तो सेम रूट्स आ रहे थे। अब इस केस में जहां पर मेरा डैम्पिंग छोटा है, इस केस में मेरा रूट्स जो है, मेरे दो कौन से रूट्स थे, एक तो था माइनस गामा बाय 2 प्लस गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एक था रूट मेरा माइनस गामा बाय 2 माइनस गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट में। अब इन दोनों रूट्स को देखो, किस केस में, जब हमारे गामा की वैल्यू छोटी होगी। अगर गामा की वैल्यू छोटी होगी 2 ओमेगा नॉट से, उस केस में ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये नेगेटिव होगी, जो Q है वो नेगेटिव होगा, Q नेगेटिव होगा। उस केस में मेरे रूट्स क्या बन जाएंगे, लेट्स से मैं इसको, ठीक है, हमारे पास क्या है, गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये है, और ये नेगेटिव आएगा किस केस में, जब हमारा गामा छोटा है। तो -1 को हम बाहर ले लेते हैं एंड अंदर सेम गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, आई गामा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इसे हम डिनोट कर देते हैं लेट्स से ओमेगा स्टार से। ठीक है, अब मेरे जो रूट्स आए हैं वो क्या हो जाएंगे, मेरे रूट्स हो जाएंगे m1 इज इक्वल्स टू माइनस गामा बाय 2 प्लस आयोटा ओमेगा स्टार, एंड दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस गामा बाय 2 माइनस आयोटा ओमेगा स्टार। ये दो रूट्स हो गए। अब ये जो दो रूट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर हैं, रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट का साइन अलग अलग है। तो जब मेरे दो रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो एक दूसरे के, तो जो सोल्यूशन होता है लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है। सो आई होप ये आपको याद है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पहले हम जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल अल्फा x इंटू a कोसाइन बीटा x प्लस b साइन बीटा x, ये होता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने सिर्फ जनरल सोल्यूशन की बात की है, अभी हम अपने पे आते हैं। ठीक है, अब हम बस m1 और m2 की वैल्यूज प्लग करेंगे जो नॉर्मल सोल्यूशन था। मतलब हम लार्ज डैम्पिंग को जो हमने देखा था उस केस में हमने कहा था कि x इज इक्वल्स टू a1 एक्सपोनेंशियल m1x m1t हो जाएगा,
m1t प्लस a2 एक्सपोनेंशियल m2t। अब मुझे m1 और m2 की वैल्यूज पता है, तो अगर मैं वैल्यूज प्लग करूं, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा स्टार t, ठीक है, प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय 2t एक्सपोनेंशियल माइनस i ओमेगा स्टार t, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2, सॉरी नॉट a1 प्लस a2, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे हमें मिल जाएगा a1 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा स्टार t प्लस a2 एक्सपोनेंशियल माइनस i ओमेगा स्टार t। तो अब आपको क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल को साइंस और कोसाइंस की टर्म्स में लिखो। तो अब हमें पता है कि e टू द पावर i थीटा को हम कैसे लिखते हैं, कोसाइन थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है। यही वैल्यू, यही एक्सप्रेशन यूज करके एक्सपोनेंशियल्स को कोसाइंस और साइंस की टर्म्स में लिखेंगे तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, यही सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। अब ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये सुपरपोजिशन है दो सॉल्यूशंस का, एक में कोसाइन है और एक में साइन टर्म है। तो हम जनरल सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ओके चलो कर ही लेते हैं सॉल्व, बिकॉज उसके बेसिस पे हमें ना जो एंगल आएगा वो हमें इजीली पता चल जाएगा। ओके, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2 a1, यहाँ से आ जाएगा कोसाइन ओमेगा स्टार t प्लस i साइन ओमेगा स्टार t, ठीक है, प्लस a2, यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसाइन ओमेगा स्टार t माइनस i साइन ओमेगा स्टार t। ऑल राइट, यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, कोसाइन ओमेगा स्टार t का कॉमन लेंगे तो a1 प्लस a2 आ जाएगा, a1 प्लस a2 कोसाइन ओमेगा स्टार t प्लस साइन i साइन ओमेगा स्टार t कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a1 माइनस a2 i साइन ओमेगा स्टार t। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इसको अगर हम पुट कर दे a कोसाइन डेल्टा के, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एक तरीके से, और इसको प्लग कर दे a साइन डेल्टा, तो हमें क्या मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। सो x मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2 a कोसाइन डेल्टा कोसाइन ओमेगा स्टार t माइनस था कि प्लस था, प्लस था, प्लस a साइन डेल्टा साइन ओमेगा स्टार t, साइन ओमेगा स्टार t। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी नहीं बन रही, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये कोसाइन की आइडेंटिटी बन रही है कि कोसाइन ए कोसाइन बी प्लस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोसाइन ए माइनस बी के, ए कोसाइन ए माइनस बी ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 कोसाइन ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा। अब ये जो मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है, इसमें कौन कौन से दो कांस्टेंट्स हैं, एक तो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अभी के लिए हमें नहीं पता, हमें नोन टर्म्स में चाहिए होनी चाहिए क्वांटिटीज, एंड डेल्टा भी अभी हमें नहीं पता, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके, वो हम करेंगे अभी, बट बिफोर दैट पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, हमने जो ओमेगा स्टार लिया है, हमने ओमेगा स्टार को क्या पुट किया था, यस हमने इस वैल्यू को कहा था ओमेगा स्टार, बट हमने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया था, और अगर हम नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे
तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं बिकॉज उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. सो अगर हम नेगेटिव साइन बाहर ले रहे हैं तो हम इसे लिख देंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4, गामा स्क्वायर बाय 4 सॉरी. सो ये बन जाएगा आई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4. अब ये टर्म आपकी पॉजिटिव ही आएगी. पहले जो हमने किया था उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, बट हम इसको अपोजिट कर देते हैं, आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा. सो दिस इज नाउ इक्वल टू आई ओमेगा स्टार. एंड ओमेगा स्टार की क्या वैल्यू है? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4. यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा स्टार इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4. ठीक है, कमिंग बैक. अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो dx बाई dt हम करेंगे. डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. a एज इट इज, अगर मैं एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करूँ क्या मिल जाएगा? माइनस गामा बाय 2, ये एज इट इज, एंड ये वाली टर्म भी एज इट इज, कोसाइन ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा प्लस ए एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2. अब ये टर्म एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? साइन, तो कोसाइन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस आ गया साइन ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा. एंड अगर हम इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा ओमेगा स्टार. उसे ले आते हैं आगे, इधर आ जाएगा ओमेगा स्टार. ठीक है, ये आई है हमारी वेलोसिटी की वैल्यू. अब हम अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशंस. इनिशियल कंडीशन हम फिर से वही अप्लाई करेंगे कि अगर हमारा ऑसिलेटर स्टार्टिंग में अगर 0 पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, एंड अगर हम उसे थोड़ा सा किक दे, थोड़ा इम्पल्स प्रोवाइड करें, तो क्या होगा? तो हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं. आप कुछ भी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इनिशियल कंडीशन लगाई है, आप एक्सट्रीम पोजीशन पे भी लगा सकते हो. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप कैसे लगाओगे कि अगर एट t इक्वल्स टू 0 आपका जो ऑसिलेटर है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, उस केस में वेलोसिटी 0 होगी. ठीक है, ओके. अब हम अप्लाई कर रहे हैं एट t इक्वल्स टू 0, x इज 0, x naught is 0, initially it is 0, right? And v naught is equals to dx by dt. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई थी, ये थी, तो एक बार हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी? a एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t बाय 2 कोसाइन ओमेगा स्टार t माइनस डेल्टा, यही थी a एक्सपोनेंशियल. यस, एंड वेलोसिटी की ये वैल्यू थी, इसको हम यहीं पे देख लेंगे. बट जब हम ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0, x 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो गया, a एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0 1 कोसाइन माइनस कोसाइन ऑफ माइनस डेल्टा विल गिव यू कोसाइन डेल्टा. अब मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है? कोसाइन डेल्टा इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई डेल्टा की. कोसाइन डेल्टा 0 कब कब होता है? जब पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो. तो हम लेकर चल लेते हैं कि डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2 है. एक वैल्यू मिल गई कांस्टेंट की, मुझे अब ए भी निकालना है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वेलोसिटी में भी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहीं पे अप्लाई कर देते हैं. सो एट t इक्वल्स टू 0 वी नोट है, एंड अगर मैं इधर प्लग करूँ माइनस गामा बाय 2 a, t को 0 पुट करेंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा, एंड कोसाइन डेल्टा 0 है, तो ये पूरी टर्म को हटा दो. ठीक है, यहाँ से ओमेगा स्टार माइनस ओमेगा स्टार a एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, एंड साइन, बिकॉज t इक्वल्स टू 0 की हम बात कर रहे हैं, तो ये 0 एंड साइन डेल्टा एंड माइनस डेल्टा है, तो माइनस साइन डेल्टा, तो इसके आगे ऑलरेडी नेगेटिव साइन था, ये प्लस का हो जाएगा, एंड डेल्टा इज पाई बाय 2. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? a ओमेगा स्टार. एंड यहाँ से एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आ गई? यहाँ से मुझे एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू मिल गई?
वी नोट बाय ओमेगा स्टार। अब मुझे डेल्टा की वैल्यू भी पता है एंड ए की वैल्यू भी पता है। ए और डेल्टा की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम प्लग कर देंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो ए है मेरा वी नोट बाय ओमेगा स्टार। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यू। तो x था हमारा a एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाई 2 कोसाइन ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा। तो अगर मैं वैल्यूज प्लग करूंगी, a की क्या वैल्यू थी, वी नोट बाय ओमेगा स्टार, वी नोट बाय ओमेगा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाई 2 कोसाइन ओमेगा स्टार टी माइनस पाई बाय 2। कोसाइन ऑफ ओमेगा स्टार टी माइनस पाई बाय 2, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वी नोट बाय ओमेगा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस गामा बाय टी। ये क्या होता है, साइन ओमेगा स्टार टी हो जाएगा। ये आ गई मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जो किस पे डिपेंड कर रही है, साइन। इसमें दो फंक्शंस है टाइम के, एक तो है साइन कर्व और एक है एक्सपोनेंशियल कर्व, दो कर्व्स हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, हम वेलोसिटी की बात करने जा रहे थे। तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू हो जाएगी अगर हम वैल्यूज प्लग करेंगे, v इज इक्वल टू, यहाँ पर कर लेते हैं, v इज इक्वल टू माइनस गामा बाई टी। ए क्या था, ए था वी नोट बाय ओमेगा स्टार एंड माइनस गामा बाय 2 ए एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 कोसाइन ओमेगा स्टार टी माइनस डेल्टा, डेल्टा था पाई बाय 2 एंड दूसरी टर्म क्या है, या माइनस ओमेगा स्टार ए माइनस ओमेगा स्टार ए क्या है, अगेन वी नोट बाय ओमेगा स्टार एंड एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 साइन एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 साइन ओमेगा स्टार टी माइनस पाई बाय 2, ये वैल्यू है। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस गामा बाय 2 वी नोट बाय ओमेगा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 कोसाइन ओमेगा स्टार टी माइनस पाई बाय 2। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन ओमेगा स्टार टी, डायरेक्टली लिख दिया साइन ओमेगा स्टार टी, माइनस ओमेगा स्टार कैंसिल हो गया, वी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 माइनस समथिंग, साइन पाई बाय 2 को साइन, तो वो नेगेटिव का हो जाएगा एंड बिकॉज या, तो ये हो जाएगा कोसाइन ओमेगा स्टार टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, वी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस वी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2, अगर हम ये कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा, गामा बाय 2 ओमेगा स्टार साइन ओमेगा स्टार टी प्लस कोसाइन ओमेगा स्टार टी। ओके, एंड यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सो ये टर्म हो जाएगी, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू फाइनल आ रही है वी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 कोसाइन ओमेगा स्टार टी माइनस गामा बाय 2 ओमेगा स्टार साइन ओमेगा स्टार टी। ये है वेलोसिटी की वैल्यू। बट हमें बिहेवियर कहाँ से पता चलेगा, जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकाली थी। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या थी हमारी, सो इट वाज दिस, x इक्वल्स, इसे हम फिर से लिख लेते हैं, वी नोट बाय ओमेगा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2। तो x क्या था हमारा, वी नोट बाय ओमेगा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 एंड इधर था साइन, राइट, साइन ओमेगा स्टार टी, यही वैल्यू थी। चेक कर लेते हैं एक बार, यस, वी नोट बाय ओमेगा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2, राइट। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में हमारे पास साइनोसॉइडल है
एंड एक्सपोनेंशियल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे t पे। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे होगी, क्या ये हम बता सकते हैं? बिकॉज जो साइन है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की वैल्यू लाई कहाँ से कहाँ तक करती है, -1 से 1 तक, राइट? साइन की वैल्यू -1 से 1 तक लाई करती है, -1 से 1 तक। तो मेरा जो एम्पलीट्यूड होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड क्या है, v0 बाय ओमेगा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t/2। तो जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है हमारे एम्पलीट्यूड का। ऑसिलेटरी मोशन तो है, साइनोसॉइडल है, बट जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। तो इसका जो प्लॉट होगा वो भी हम ड्रॉ करेंगे। बिफोर दैट देखो, ये टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड है, अगर एट t = 0 की हम बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए एट t = 0, बिकॉज उसके बाद डीके होना शुरू हो जाएगा। एट t = 0 मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगी, v0 बाय ओमेगा स्टार। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, एंड साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। तो जो मेरा प्लॉट होगा वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में वो कैसा होगा, वो लाई करेगा, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, -v0 बाय ओमेगा स्टार टू v0 बाय ओमेगा स्टार। यस, एंड अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, तो वो कैसा होगा, साइनोसॉइडल तो है, तो साइनोसॉइडल यस 0 से ही शुरू होता है। सो पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, फिर धीरे धीरे डीके होगा, धीरे धीरे डीके होगा, ये ज़्यादा बड़ा आ गया, यस डीके हो रहा है तो कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, यहीं तक रखते हैं इसे। सो लाइक दिस, ओके, इससे हम थोड़ा सा नोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर है टाइम t एंड ये है एम्पलीट्यूड, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, एंड फिर ये डीके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या था, v0 बाय ओमेगा स्टार, v0 बाय ओमेगा स्टार, एंड ये x का प्लॉट है, यहाँ पर 0 है। सो वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में हमारा जो ऑसिलेटर का मोशन है वो इस तरीके का होगा, एंड किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, a0 एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t/2, एंड जहाँ पर a0 क्या है, v0 बाय ओमेगा स्टार एट सम टाइम t, एम्पलीट्यूड ये होगा, एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होगा, एट t = 0, जिसकी वैल्यू क्या है, v0 बाय ओमेगा स्टार। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट पे होगी, किस पे होगी, जब वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। वन मोर थिंग, देखो ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, बिकॉज मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो रही है, यहाँ पर भी 0 हुई, यहाँ पर भी 0 हुई। इन पॉइंट्स पे जो हमारा ऑसिलेटर है वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे भी मीन पोजीशन को क्रॉस किया, इस पॉइंट पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन है। बट क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक के लिए क्या होता है, पीरियोडिक नहीं है, बिकॉज इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, सेम एम्पलीट्यूड से मोशन रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो पीरियोडिक नहीं है, ऑसिलेटरी है। तो वीकली डैम्प्ड के केस में जो बिगर पिक्चर है वो क्या होगी, एक बार वो देखते हैं। तो हमारे पास क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई क्या है, दैट x = a of t साइन ओमेगा स्टार t, जहाँ पर a of t क्या है, v0 बाय ओमेगा स्टार
एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी बाय 2 एंड साइन टर्म एज इट इज। तो क्या डिफरेंसेस आए हैं हमारे मोशन में, वो हमें यहीं से पता चलेगा। एक सबसे पहला क्या डिफरेंस है, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज एम्पलीट्यूड डीके एंड सेकेंड थिंग क्या है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेटर की, वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा स्टार है। अनडैम्प्ड की कितनी थी, अनडैम्प्ड की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी वो थी ओमेगा नोट। अब वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा स्टार एंड ओमेगा स्टार की वैल्यू क्या थी, इट वाज ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4। यही थी, यही हमने पुट किया था दैट ओमेगा स्टार इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर मैं ओमेगा नोट कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा ओमेगा नोट बाहर स्क्वायर रूट में 1 माइनस गामा स्क्वायर बाय 4 ओमेगा नोट स्क्वायर। तो मतलब जो मेरे वीकली डैम्प्ड मोशन है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कम है, किससे, अनडैम्प्ड से, ओमेगा नोट से कम आई है मेरे वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होता है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हुई है वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में। तो ये तो था डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस। तो अब हम बात करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में। तो नाम से ही वैसे पता चल रहा है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में ऐसा क्या होगा, मतलब हम कुछ फोर्स भी अप्लाई कर रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स भी हम कुछ अप्लाई कर रहे होंगे। यही हमारे माइंड में पिक्चर आती है जब हम फोर्स्ड ऑसिलेशन का नाम सुनते हैं, राइट। अब देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, हमारे पास दो फोर्सेस थे। एक रिस्टोरिंग फोर्स था जो कि अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है रिस्टोरिंग फोर्स के। तो ये तो सिस्टम के अंदर से ही आ रहा था एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। अब दूसरा क्या था, डैम्पिंग फोर्स, जो कि बाहर के अनवांटेड फैक्टर्स की वजह से आ रहा था, जो कि मोस्ट कॉमनली फ्रिक्शन होता है या फिर विस्कस फोर्सेस होते हैं, ठीक है। दो फोर्सेस थे, एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक डैम्पिंग फोर्स। अब डैम्पिंग के केस में हमने क्या देखा कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डीके होता है ना। लेकिन अगर हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाए हमारे एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए, आप कह सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट इट, कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो मेरे सिस्टम की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या फ़र्क आएगा। जब हमने वीकली डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात की थी उस केस में मेरा एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके हुआ था, राइट। अब अगर मैं एक्सटर्नल किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ तो क्या होगा। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आपके पास मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है, सो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपके पास कोई सिंपल पेंडुलम है, ये सपोर्ट है, ये सिंपल पेंडुलम है एंड यहाँ से ये अटैच्ड है एंड यहाँ से हम इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड ये जो एफ एक्सटर्नल है ये मान लो है इस फॉर्म का, एफ नॉट कोसाइन ओमेगा टी। इस केस में जब हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एट सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा आप कह सकते हो, तो मेरे सिंपल पेंडुलम का बिहेवियर कैसा होगा। अब इस केस में क्या क्या हो रहा है, इस केस में पहले तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करना चाहेगा, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा होगा, उसमें क्या क्या रिस्टोरिंग फोर्स होगा और डैम्पिंग फोर्स होगा, बिकॉज रियल केस में डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट होता है। एंड जब मेरा सपोर्ट, हम हमारे सपोर्ट को भी फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एंड जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मान लो कोसाइन ओमेगा टी का है, पीरियोडिक फोर्स है, राइट। एंड ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उस फोर्स की। अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओमेगा नोट। अब डैम्पिंग की वजह से
बिकॉज हम वीक डैम्पिंग लेकर चल रहे हैं, डैम्पिंग काफ़ी कम है। वीक डैम्पिंग के केस में अभी अभी हमने देखा जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम सिर्फ डैम्पिंग का और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों को ध्यान रखें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रिजल्टेंट वो कम हो जाएगी, राइट। लेकिन एक और चीज़ है, एक और फ्रीक्वेंसी है, वो किसकी, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और फिर देखना है हमारा ऑसिलेटर का मोशन क्या होगा, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस के एक्स माइनस पी डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नोट कोसाइन ओमेगा टी, ठीक है। अब एम डी स्क्वायर एक्स, एम को हटा लेते हैं, चलो एम को अगर हम हटा लेंगे हमारे पास क्या क्या बचेगा, प्लस के बाय एम एक्स प्लस पी बाय एम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ नोट बाय एम कोसाइन ओमेगा टी। अब बस इनको दूसरे कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम को हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस पी बाय एम को हम लिख देते हैं गामा डैम्पिंग कांस्टेंट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ नॉट कोसाइन ओमेगा टी। अब ये जो मेरी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये नॉन होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं है। इस केस में दो चीज़ें होंगी। जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, होमोजीनियस का केस तो इजी था, नॉन होमोजीनियस के केस में दो चीज़ें होती थी, एक तो होता था कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और एक होता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। दो चीज़ें होती थी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, होमोजीनियस वाले पार्ट को सॉल्व करके, वो तो इजी था। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते थे। जब हम सॉल्व कर लेंगे हम उस केस को स्टडी करेंगे। अब हम इसकी डिटेल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं, अब कोसाइन ओमेगा टी है, कोसाइन ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ नॉट एक्सपोनेंशियल लेट्स से आई ओमेगा टी माइनस फाइव एंड एक्सपोनेंशियल आई फाइव। तो मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आई फाइव एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाइव दोनों से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज जब हम एक्सपोनेंशियल्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, वो वन ही देगा आपको, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग सॉल्यूशंस निकालेंगे। इस इक्वेशन से अलग आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट अलग होगा एंड पर्टिकुलर वाला पार्ट अलग होगा। इन दोनों का मतलब क्या है, देखो एक को हम कहते हैं ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और एक होता है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। अब ट्रांजिएंट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जो टेम्परेरी है। जब हम पूरे ओवरऑल मोशन को थोड़ा सा विजुअलाइज करें, अगर मान लो आपका दोस्त झूला झूल रहा है, पहले वो अपनी फ्रीक्वेंसी से झूल रहा था जिसके अंदर डैम्पिंग वाला जो एयर की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी प्रेजेंट थे, वो कुछ वीकली डैम्प्ड का केस लेके पर्टिकुलर रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी से वो झूला झूल रहा था, ठीक है। उसके बाद आप आए और आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया विद अलग फ्रीक्वेंसी, कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से आप फोर्स लगा रहे हो और उसको झूला झुला रहे हो। क्या होगा, पहले एकदम से तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी एक्सटर्नल फोर्स की, पहले कुछ अलग फ्रीक्वेंसी होगी। वो जो पार्ट है वो ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी, वो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन का पार्ट है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उस फ्रीक्वेंसी पे झूलेगा जिस फ्रीक्वेंसी से आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ये एग्जाम्पल था, इसमें शुरू में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी सिंपल पेंडुलम की वो किसकी वजह से होगी, एक तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी साथ में डैम्पिंग की वजह से, तो वो ट्रांजिएंट पार्ट है, वो टेम्परेरी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद
स्टेडी मोशन हो जाएगा। ये जो पेंडुलम है सिर्फ ओमेगा जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे ही मूव करेगा, उस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा। तो दो चीज़ें हैं, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन एंड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो है ट्रांजिएंट की वजह से और एक है स्टेडी स्टेट, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से लिख लो कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। एंड ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट है ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। किसमें हमने सॉल्व किया था? जब हम वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर का केस स्टडी कर रहे थे, उस केस में जो सॉल्यूशन आया था वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर का सॉल्यूशन। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ये किसका है? ये जब हम अलग से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। एंड यहां से ये सिर्फ ट्रांजिएंट कुछ ही देर के लिए रहेगा, टेम्परेरी होगा, उसके बाद जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ओवर पावर कर लेगा और उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा ऑसिलेटर मूव करेगा। एंड जो वीकली डैम्प्ड है ये ट्रांजिएंट मोशन है, एंड ये जो है ये स्टेडी स्टेट मोशन है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो आएगा उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसमें कुछ पार्ट जो ट्रांजिएंट मोशन वाला पार्ट है, जो इसका सॉल्यूशन क्या था वीकली डैम्प्ड का, इट वाज a एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t/2 कोसाइन इधर क्या था ओमेगा स्टार t, एंड ओमेगा स्टार क्या था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4t ओमेगा स्टार t। ठीक है, ये तो है वीकली डैम्प्ड, प्लस ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला सॉल्यूशन था, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला सॉल्यूशन। जो आप राइट हैंड साइड को नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे हमें मिलेगा a कोसाइन ओमेगा t माइनस 5, बिकॉज ओमेगा फ्रीक्वेंसी से हमने फोर्स अप्लाई किया था। इधर जब हमने कहा था ओमेगा फ्रीक्वेंसी से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड फाई इज द फेज, फाई इज द फेज कांस्टेंट। तो पहले हम एम्पलीट्यूड और फेज की वैल्यू देखते हैं। एम्पलीट्यूड और फेज की जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आती है एफ नोट, जहाँ पर ये स्मॉल एफ नोट है ये किसके इक्वल था कैपिटल एफ नोट डिवाइड बाय एम के। सो डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड ये स्क्वायर रूट में है। ये तो आती है एम्पलीट्यूड की वैल्यू। सिमिलरली फेज की वैल्यू क्या आती है ओमेगा गामा डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स ओमेगा गामा डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये है एम्पलीट्यूड और फेज की वैल्यू। अब हम बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का कर्व कैसा होता है, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही हूं तो मेरे एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, किस फ्रीक्वेंसी पे मेरे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो देखते हैं। और वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी ए बाय डी ओमेगा 0 होगा, उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी मेरे एम्पलीट्यूड की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट अगर हम ध्यान से सोचें तो मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगा, जिस टाइम पे मेरा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एंड जो मेरी ड्राइवर मतलब जो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जो मेरी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी है, जब वो दोनों मैच करेंगी उस पॉइंट पे रेजोनेंस होगा। तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, वन मोर थिंग, जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो लेस देन 0 आना चाहिए। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे सो डी बाय डी ओमेगा of this f naught divide by omega naught square minus omega square
इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर, एंड ये है स्क्वायर रूट में, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की, वो कौन सी वैल्यू होगी, ओमेगा आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ से मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एंड उस पॉइंट में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा का, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो जब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके, वो किसका फंक्शन होगा, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग कांस्टेंट जो गामा था। गामा और ओमेगा नॉट का फंक्शन आएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गामा के लिए देख सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो कि कैसा प्लॉट आएगा एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ये ओमेगा का। मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ डैम्पिंग के केस में आपका एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली ये तो हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड और ओमेगा का कब। सिमिलरली हम देख सकते हैं फेज का रिलेशन किसके साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। इधर हमने एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखा है, अब हम फेज का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखेंगे। तो उससे पहले टैंजेंट फाई था क्या हमारा, सो टैंजेंट फाई की वैल्यू थी गामा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा पे टैंजेंट फाई देखूं एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, टैंजेंट फाई मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, एट ओमेगा, और मतलब फाई इज 0 पे ही होता है ना, यस। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है टैंजेंट फाई, उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, टैंजेंट फाई इज पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू, टैंजेंट फाई पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से π/2 के बीच में। तो हम कर्व प्लॉट करते जाते हैं। तो यहाँ पर है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर है फाई फेज। तो 0 पे ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे फाई 0 है, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स 0 से π/2 के लिए, तो ओमेगा की वैल्यू जब ओमेगा नोट से छोटी है, ओमेगा नोट यहाँ पर कहीं है, तो उसके लिए जो मेरी फाई की वैल्यू है वो 0 से π/2 तक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फाई की वैल्यू लेट्स से π/2 है, एंड यहाँ पर पाई है, एंड सिमिलरली आगे तक है। तो 0 से π/2 तक जो है वो पॉजिटिव है। एंड सिमिलरली अगर हम एट π/2 पे क्या हो जाएगा, एट ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा, इस वैल्यू पे देखें तो मेरा जो टैन फाई है वो इन्फिनिटी है, और ये वैल्यू होती है π/2 पे। सिमिलरली अगर हम दूसरा केस देखें व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, इस केस में जो टैंजेंट फाई है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसकी। एंड नेगेटिव वैल्यू आने का क्या मतलब है, जो मेरा टैन फाई है, जो फाई है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, π/2 से पाई के बीच में। अब इन वैल्यूज को यूज करके हम कर्व प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारा कर्व कुछ इस तरह का आएगा, एंड यहाँ पर जहाँ पर π/2 है, यहाँ पर हमारा ओमेगा नोट है। सो यहाँ पर ओमेगा नोट आएगा, दिस इज ओमेगा नोट। तो हमारा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो फेज है उसका रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है। एंड हमने एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी देखा, एंड इसमें हम डैम्पिंग चेंज कर करके भी देख सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग पे हमारा कर्व कैसा होगा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में इतना ही था, एंड इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, बट वो अगर हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो हम प्रैक्टिस सेशन में जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, लॉगरिथमिक, डिक्रीमेंट, वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, वो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।